कहाँ थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझे थे। चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। इंटरव्यू क्यों देना चाहते थे आप? ये क्वेश्चन आपने किया। असली हूँ, नस्ली हूँ और मैं दयानतदारी से समझता हूँ पाक फौज जो है वो दुनिया की अजीम फौज है। जब सियासतदान की लड़ाई होती है अदारे से, हमेशा अदारे जीतता है। चिल्ला भी होता है ना, उसका फिर एग्जाम होता है। मुझे इंटरव्यू लगता है आपका एग्जाम है। हाँ जी, जी मेरा हाल है। ठीक कह रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर यकीन कर जाऊंगा? मुझे पता है आप एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए आप आज एग्री कर ही जाए। तरफ तहरीक इंसाफ को एक और धचका लग गया है। उस्मान डार, सदाकत अली अब्बासी और फरूख हबीब के बाद अब इमरान खान के इत्तेहादी दोस्त शेख रशीद ने भी इंटरव्यू दे दिया है या उनसे दिलवा दिया गया है। सितंबर को लापता होने वाले शेख रशीद ने आज सहाफ़ी मुनीफ फारूक को इंटरव्यू दिया और अपने 33 दिन तक लापता होने का ये जवाब दिया कि वो चिल्ले पर थे और चिल्ला सख्त था। साथ ही दावा किया कि हमारी गलती यहीं से शुरू हुई कि जब हमने आसिम मुनीर को छेड़ दिया था। इंटरव्यू शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू आज पाकिस्तानी अवाम ने एक दफा फिर तमाशा देखा। शेख रशीद अहमद बड़े अजीब और गरीब से मनाजर थे। आज यकीन करें कि ये इंटरव्यू देखते हुए वाकईतन इंसान जज्बाती हो जाता है। आज जोर जबरदस्ती से मार धाड़ के किसी को तकलीफ पहुंचा के इंटरव्यू तो लिया जा सकता है। साहब बात यह है कि अब क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप मुझे इस बात का एहसास भी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि आप एक ताल्लुक़ होता है, वज़ादारी होती है, किसी के साथ काम किया होता है, किसी के साथ एक सियासी कुर्बत रही होती है, तो इंसान को तकलीफ़ भी होती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि या हैं या नहीं हैं। इमरान खान साहब को के बारे में ये उनके जो मकासद थे दो उस लॉन्ग मार्च के, उन्हें क्यों ये शौक चढ़ा कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को बहसीत आर्मी चीफ बनने से रोक? ये क्वेश्चन आपने किया। मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर को छेड़ना ही हमारी गलती थी। मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, बाजवा 2 दफा रह गया था, तीसरी दफा भी होता तो क्या मसला हो जाना था। ये ना होता या आसिम मुनीर साहब होते। फौज तो मौजूद है ना? फौज तो मौजूद है, मौजूद है। सो आपने जो सवाल की रूह पकड़ी है कि आसिम मुनीर के वक्त में ही हमारे खिलाफ ये बातें, जब आसिम मुनीर साहब की ट्रांसफ़र हुई, आसिम मुनीर साहब की जब ट्रांसफ़र हुई, ट्रांसफ़रें भी फ़ौज में होती रहती हैं, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई बड़ी नॉर्मल बात है। फ़ौजी नहीं महसूस करता, जनरल नहीं महसूस करता कि मुझे यहाँ भेजना है, वहाँ यहाँ भेजना है। लेकिन जब वो हुई उसी वक्त से ये बात चलनी शुरू होगी, क्योंकि आजकल तो कंप्यूटर में सारों के रैंक लिखे होते हैं कि ये 6वें नंबर पे है, ये 5वें, जिस तरह जजेस के लिखे होते हैं। और जितने टॉप पे होते हैं वो सारे एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल होते हैं, हाँ। तो वो एलिजिबल भी थे और टॉप पर भी थे। सो लोगों ने उस दिन से बातें बनानी शुरू कर दी। सो मैं आपके इस सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब ये दूंगा कि हमारी गलती यहीं से शुरू हुई, जो हमने आसिम मुनीर का आपकी खाम खा ऐसी आ बैल मुझे मारवाड़ी। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सका जब वो DGISI थे। वो बात अब ओपन सीक्रेट है। उन्होंने वैसे DGISI अपने प्राइम मिनिस्टर को बताया कि जी ये सारा कुछ हो रहा है पंजाब में, और इसमें मामला आपके मामला अहले खाना तक भी जाता है। ये इस बात को इमरान खान साहब ने डिनाई नहीं किया। इस बात को मैं बहसीत साफ़ी 1000 जगह कर चुका हूँ, इसका कोई डिनाइल नहीं है। चले ट्रांसफ़र भी आपने कहा नॉर्मल बात है, लेकिन कोई इस हद तक चला जाए कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक पूरा एक साजिश का हिस्सा बनना है, या मैंने एक पूरी कोशिश करनी है कि इस शख्स को मैंने आर्मी चीफ नहीं बनने देना। ये शेख साहब आपने बड़ी साजिशें देखी होंगी, आपने हुकूमतें बनते बिगड़ते देखी होंगी। मैं बाज़ का गेट नंबर 4 के बाहर खड़ा होता था जिस वक्त अभी को पता ही नहीं लग रहा था कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है। सो बाज़ का मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ जब ज़ियाउल हक का फैसला हो रहा था तो नाम ही नहीं पता लग रहे थे क्या हो रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासतदानों को ये इस काम से बाहर निकल आना चाहिए। ये फ़ौज का मसला है, फ़ौज को करने देना चाहिए। कौन सीनियर है, कौन सीनियर नहीं है, क्या मसला है, क्या मसला नहीं है, और उन्हीं का दर्द सर रहना चाहिए। हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें इससे दूर रहना चाहिए। आप यकीन जाने कि मैं इलेक्शन के दिनों में एक हल्का जिससे मैं लड़ नहीं सका पहले, वो सारा मेरा आर्मी का ही हल्का था। उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब हमारा फ़ैसला एक होता है,
मैंने कहा जी यहाँ भी फिर आप तो रिटायर हो चुके हैं सारा। उन्होंने कहा यहाँ भी हमारा फैसला एक है कि हम आपको वोट देंगे। सो मैं अपनी इस सारे दौर में समझता हूँ कि हमने जो गलती की वो इस काम में खामखा अपने आप को मुलव्वस करके की। बट शेख साहब खामखा तो कुछ भी नहीं होता ना, आपको देखें होप होती है, अरे को पता नहीं होप क्या देखें उसके आपका ख्याल में देखें आपके ख्याल, मुझे पता है आप क्या मुझसे पूछना नहीं चाहते हैं। मैं पूछ शेख साहब मेरा काम थोड़े को पूछना है, थोड़ा काम है जवाब देना। बिल्कुल ठीक। आपने अगर नहीं जवाब देना आप खामोश हो जाओ। ठीक आप पूछ रहे हैं कि उनके जो दोस्त रुफका है उनका ये ख्याल था कि अंदर भी हमारी बड़ी से है, अंदर भी हमारे लोग मौजूद हैं। ये अहद किया है और मुनीफ साहब आपने ये सवाल करके मेरे पे एहसान किया है। मैं तहज्जुद के वक्त ये दुआ मांगता था, या अल्लाह मुझे इतना मेरी बात में असर पैदा कर दे कि मैं आसम मुनीर के पास जाऊं और उसको दरख्वास्त करूं कि इन सारे लोगों को एक दफ़ा माफ़ कर दे ताकि दूरियां ही ख़त्म हो जाएं। मतलब आप आम माफ़ी का मुतालबा? मैं आम माफ़ी का मुतालबा करता हूँ। मैं तहज्जुद के वक्त उठ के दुआ मांगता था कि या अल्लाह मैं पाकिस्तान का सबसे गुनाहगार इंसान ही सही, लेकिन मैं पाकिस्तान के उन 4 बंदों में शामिल हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है। माशाअल्लाह। है जी। कोई ये छोड़ दें कि रोज़ा रसूल में कितनी दफ़ा गया हूँ और खाना काबा के अंदर कितनी दफ़ा गया हूँ, लेकिन मैंने तहज्जुद के वक्त उठ के कहा कि या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे, क्योंकि 2-3 माओं ने मुझे जो बात कही मैं शेयर नहीं करना चाहता, मेरे आंसू आ जाएंगे। आपकी आवाज़ में लर्जिश क्यों है शेख साहब? आपको बस मुझे ये माएँ बड़ी परेशान हैं जिनके बच्चे जो हैं, माँ जो होती है ना जी वो माँ ही होती है। सो मैं इंशाअल्लाह ताला एक काम ज़रूर करूँगा, जिनसे मेरी सियासी लड़ाई है वो लड़ाई है PDM से लड़ूंगा जितनी मेरी ताकत, छोटी सी ताकत है ना। एक शहर किस देखे ना, मेरी सियासत है जी मरीड़ हसन से लेके फैजाबाद तक। दिल दुखी हुआ है, आज अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन के साथ या किस कर्ब और दर्द से शेख रशीद अहमद गुजरा है। शेख रशीद अहमद वो शख्स है जिसके सामने अल्फाज झुकते थे, जो खुद कहता था कि मुझे आमद होती है, यानी अल्फाज कई घंटों तक शेख रशीद अहमद बोलता था और अल्फाज खत्म नहीं होते थे। लेकिन आज शेख रशीद अहमद को अल्फाज ढूंढने पड़ते थे। आज शेख रशीद अहमद बार बार एंकर से पूछता था कि उसे क्या कहते हैं, उसे क्या नहीं कहते। इंटरव्यू के दौरान शेख रशीद अहमद ने 3 से 4 दफा इस तरफ मुड़कर देखा और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू जारी रखा। यानी आज हमने वो चीजें भी देखी। शेख रशीद अहमद के पूरे सियासी कैरियर को उठाकर देख लें, कभी उन्होंने देखकर तकरीर नहीं की, कभी उन्होंने देखकर कुछ नहीं पढ़ा, कभी उन्होंने देखकर बातचीत नहीं की। लेकिन पहली दफा आज ऐसा हुआ कि शेख रशीद अहमद के सामने 5 से 6 पेजेस पड़े हुए थे और एक दफा तो शेख रशीद अहमद ने उन पेजेस के अंदर से उठाकर भी दूसरा पेज दिखा, अच्छा जी मैंने क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद वो इंटरव्यू दिया। शेख रशीद अहमद के चेहरे की रंगत गायब है, उनका वजन काफी ज्यादा तकरीबन 10 से 15 किलो कम हुआ महसूस हुआ। शेख रशीद अहमद जज्बाती हुआ, उनकी आंखों में आंसू भी आए। लेकिन इस इंटरव्यू में एक डिफरेंट चीज यह थी कि शेख रशीद अहमद ने इमरान खान के खिलाफ उतनी चढ़कर बातचीत नहीं की। शेख रशीद अहमद ने इमरान खान का साथ भी नहीं छोड़ा। शेख रशीद अहमद इमरान खान से अलग होने की भी उस तरह से उन्होंने बातचीत नहीं की, उन्होंने सियासत छोड़ने की भी बातचीत नहीं की। लेकिन उन्होंने कुछ एक बातें की हैं आज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम तरीन है आने वाले। लेकिन वो बंदा अगर अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करे तो पूरे स्क्रिप्ट को फेल कर सकता है। नाज़रीन, मैं आपको ये सूरत हाल दिखाता हूं, आपने सिर्फ गौर से इस तस्वीर को देखना है, बल्कि आपने बाद में पॉज करके देखना है। आपको उनके चेहरे पर ये नील नजर आ रहे हैं शेख रशीद के। आप उनकी मूंछों के थोड़ा सा ऊपर देखें, आप उनकी चिन के साइड पे देखें, आपको 2 निशान नजर आएंगे। और ये अभी मेकअप करके छुपाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन ये छुप नहीं सके। लेकिन जहां शेख रशीद ने इनको मात दे दी है वो 2 चीजें हैं, और दोनों आपके सामने मैं अभी रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, ये जो इंटरव्यूज का सिलसिला है इसने पाकिस्तान को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया है।